हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द वीडियो नंबर 5 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा इसमें हम आपको जो असाइनमेंट हमने आपको दिया था उसको हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताएंगे बेटा जी। ठीक है ना। आप लोगों ने कहा था कि असाइनमेंट आप सॉल्व कर दो, तो मैं वीडियो के थ्रू क्या है असाइनमेंट सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद कोई डाउट होगा बेटा तो आप जूम क्लास पे हम लोगों से डिस्कस कर लेना। ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेंगे एग्जाम्पल कि टू स्फीयर ऑफ द सेम मेटल, ठीक है ना, इन ऑल रेस्पेक्ट्स। दो स्फीयर हैं, दोनों मेटल हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं बेटा जी। आर टेकन, वन इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ क्यू कूलम एंड अनदर इज गिवन द सेम बट नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। विच स्फीयर विल हैव द हाइयर मास। क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा जी कि मान लो हमारे पास जो है एक स्फीयर है, ये हमने एक स्फीयर ले लिया ऐसे। ठीक है ना। हम इसके सलूशन में आते हैं और आपको समझाते हैं हम करने वाले क्या हैं। हमने एक स्फीयर ले लिया, ठीक है ना। अब इस स्फीयर को आपने मान लो प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है ना। और दूसरा स्फीयर आपने बिल्कुल आइडेंटिकल स्फीयर लिया, आपने ये स्फीयर आपने लिया, ठीक है ना। इसको आपने दिया माइनस क्यू चार्ज दे दिया आपने। ठीक है बेटा जी। तो एक को आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, एक को आपने माइनस क्यू चार्ज दिया, और दोनों के दोनों जो स्फीयर्स हैं वो शेप और साइज में बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। मतलब सेम है, सेम मटेरियल है, सेम कंटेंट है इसमें, इसकी रेडियस भी साइज भी सेम है, शेप मतलब इन ऑल रेस्पेक्ट ये सेम है। तो अगर ये सेम है तो आप कहोगे सर कि और ये मेटल भी है, ये क्या है, मेटल है। तो अगर इस पर आप पूछ रहा है कि इन दोनों में मान लो ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है बेटा जी। अच्छा, इसका मास मान लो m1 है, इसका मास मान लो m2 है, ठीक है ना। मास आपने अलग अलग ले लिया और पूछ रहा है कि एक पर प्लस क्यू चार्ज है, एक पर माइनस क्यू चार्ज है, चार्ज दोनों में सेम है बट अपोजिट पोलैरिटी है। और फिर कह रहा है कि बताइए दोनों में किसका मास ज़्यादा है। तो आपको पता है कि जो पहली वाली, अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आप देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाला गया होगा, इसमें से ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया होगा। और अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेकेंड केस में अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज दिया गया है, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया गया होगा। तो सप्लाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा जी, ये बात होगी। अब आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है एम ई से करते हैं इसको डिनोट, हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है बेटा जी, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब बताइए कि अगर जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो मास लेके बाहर निकलेगा। तो अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो मास लेके बाहर निकलेगा। और अगर मान लीजिए सेकेंड वाले केस में इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन अगर सप्लाई किया जा रहा है तो इसका मतलब मास भी सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना। इसका ये मतलब हुआ बेटा जी कि जो ए बॉडी है उसमें से मास निकाला गया है और जो बी बॉडी है उसको मास सप्लाई किया गया है। तो किस बॉडी का मास ज़्यादा होगा, तो आप कहोगे सर कि जो ए बॉडी है उसका मास ज़्यादा होगा बी बॉडी से। ऐसा इसलिए क्योंकि ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना मास लेके निकल जाएगा बाहर। और जितने भी इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालेंगे आप लोग तो उनमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस 9.1 10⁻31 kg का, तो उतना मास निकल जाएगा। सिंपल ये बात हुई कि किसी बॉडी से अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो तो आप मास को भी, चार्ज तो बाहर निकालते ही निकालते हो, आप मास को भी बाहर निकालते हो, तो उस बॉडी का मास कम होगा। और जिस बॉडी को आप इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हो तो उसको चार्ज तो आप सप्लाई कर ही रहे हो, साथ में क्या है
आप उसके मास को भी इंक्रीज कर रहे हो। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। आप कहोगे सर कि M1 बड़ा किससे है, M2 से, क्योंकि आपने M1 किसका मास माना है, A का, और M2 का मास क्या है, बॉडी बी का मास है M2। तो आपने ये लिखा, या आप ऐसे कह सकते हो कि मास ऑफ A इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ B, ऐसा भी आप लिख सकते हो कि इस तरीके से। ठीक है बेटा जी, तो दोनों चीज़ें आपकी करेक्ट हैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होगी। अब मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, विच चार्ज हैज़ हाइयर वैल्यू +4 कूलम और -4 कूलम। तो आपने कहा कि मान लो एक हमारे पास बॉडी है, ठीक है ना, बार बार हम स्फेरिकल बॉडी लेते हैं, आपको समझाने के लिए आप कोई बॉडी ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू। आप पर इसमें मान लो +4 कूलम चार्ज है ना, Q इक्वल टू, आपने कहा Q1 इक्वल टू क्या है, +4 कूलम चार्ज है। और यहाँ पर दूसरी बॉडी है, ठीक है ना, उस बॉडी पर जो Q2 इक्वल टू क्या है, -4 कूलम चार्ज है। Q1 Q2 जो है चार्ज का नोटेशन है। ठीक है बेटा जी, अब कह रहा है कि बताइए इन दोनों में से किस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है। तो आपको बता दूं मैं कि अगर आप बात करो कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और अगर बात करें चार्ज ऑन, ये प्रोटॉन है, E+ लिखता है, इसको लिखते हैं हम लोग। तो ये पहले वाला होगा माइनस साइन होगा, दूसरा क्या होगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो माइनस में है, और प्रोटॉन पे चार्ज है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, वो प्लस है। लेकिन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, वैल्यू सेम है। माइनस साइन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडिकेट ओनली पोलैरिटी, ठीक है ना, सिर्फ ये बताते हैं कि दोनों चार्जेस जो है अपोजिट नेचर में है, बट उनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, इन दिस केस बोथ हैव सेम वैल्यू, बोथ हैव सेम वैल्यू। ठीक है बेटा जी, बट अपोजिट इन नेचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। बच्चे क्या है कि अक्सर सोचते हैं कि -4 कूलम चार्ज छोटा है, और -4 कूलम चार्ज की वैल्यू कम है, और +4 कूलम चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है। प्लस माइनस लेकर के वो देखना शुरू कर देते हैं। प्लस और माइनस इंडिकेट ओनली क्या है, अपोजिट नेचर। ठीक है बेटा जी, यहाँ आप लोग लिख लेना कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, यहाँ पर आप लोग पॉइंट आउट कर लेना कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट, है ना, इंडिकेट ओनली अपोजिट नेचर, है ना, अपोजिट नेचर। तो ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट थी, इसको आप लोग पॉइंट आउट कर लिए। ठीक है बेटा जी, अब मैं अगले क्वेश्चन में चलूँगा। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज़ नॉट पॉसिबल। अब आपका देखो क्या है, A दिया है, B दिया है, C दिया है और D दिया है। ठीक है बेटा जी, और आपको पता है कि जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है, यहाँ पर सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, और ये मैं आपको बता चुका हूँ, और फिर से मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा। तो आप कहोगे सर कि जो मिनिमम जो पॉसिबल चार्ज है, पॉसिबल चार्ज इन नेचर, वो इलेक्ट्रॉन है, E के बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा जी, अब बताइए जो पहला ऑप्शन लेके चलेंगे, आप जो पहला ऑप्शन लोगे, जब A लोगे, आप पहला ऑप्शन की बात करोगे, तो आप कहोगे सर 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम जो चार्ज है, वो बताओ इस मिनिमम चार्ज से बड़ा है कि छोटा है। तो आप कहोगे सर बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर -19 लिखा हुआ है पावर में, यहाँ पर -18 लिखा हुआ है पावर में।
ठीक है ना। तो जब -18 है तो वो बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस साइन लगते ही जब वैल्यू छोटी होती हो तो पूरा पूरा नंबर बड़ा हो जाता है। जैसे आपने कहा कि मैंने कहा -5 और -2 में कौन बड़ा है, तो कहोगे सर -2 बड़ा है, क्योंकि माइनस से ले रहे हैं ले रहे हैं हम लोग। तो आप इस बात को जानते हो। और अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हमसे पूछना बेटा आप। तो आपने कहा कि सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज है, ये बड़ा है किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। ठीक है बेटा जी। तो अगर वो बड़ा है तब तो पॉसिबल है बेटा जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बड़ा चार्ज तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज से अगर बड़ा चार्ज आपको मिलता है तो वो तो सपोज वो पॉसिबल ही रहेगा। तो आप कहोगे दिस चार्ज विल बी पॉसिबल, दिस चार्ज विल बी पॉसिबल, नो प्रॉब्लम, ये तो आपका पॉसिबल है। हम आ जाते हैं बी पर। तो बी पर आते हैं, तो बी कितना है बेटा जी, बी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है, तो ये भी पॉसिबल होगा। ये भी क्या होगा, ये भी आपका होगा पॉसिबल होगा। यहाँ लिख लेना बी भी क्या होगा, बी ये भी आपका पॉसिबल ही होगा, क्योंकि ये मिनिमम चार्ज के बराबर ही है, ये भी आपका पॉसिबल होगा। ठीक है ना। अब आते हैं सी पॉइंट में, सी को देखते हैं, सी क्या कहता है। सी पर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम चार्ज है, और ये जो चार्ज है -20 कूलम चार्ज है, और जो मिनिमम चार्ज पॉसिबल है नेचर में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर -20 आ गया है पावर में, यहाँ पर -19 आ गया है पावर में। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है, जिसका मतलब ये आप सिंपल ऐसे लगाओगे। तो क्या मिनिमम पॉसिबल चार्ज से भी छोटा चार्ज हो सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये क्या है, दिस इज़ द नॉट, ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप कहोगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है बेटा जी, ये क्वेश्चन आपका तीसरा हो गया। हम सीधे आते हैं किस पर, एग्जाम्पल 4 पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है बेटा जी, इसको समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है ये, और हर बुक में आपको मिल जाएगा। तो समझ लेते हैं कि अगर किसी, मान लो आपको पता है ना, आपको पता है कि मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है ना। अगर इस बॉडी पर मान लो चार्ज Q है ना, तो इस Q चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको Q इक्वल टू लिखते हैं हम लोग +-N इंटू E। ये हम किसी बॉडी पर चार्ज है तो वो चार्ज को हम इस तरीके से लिखते हैं, जहाँ पर Q क्या है, Q जो है बॉडी पर चार्ज है। तो Q क्या है बेटा जी, Q जो है चार्ज ऑन बॉडी, जो चार्ज ऑन बॉडी। ये क्वेश्चन आपका है क्वांटाइजेशन पे। अच्छा, और N क्या है, N आपका है इंटीजर, जैसे आपने कहा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू, है ना, इंटीजर है। E क्या है, E आपका है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना। ये फॉर्मूले में जो, अच्छा प्लस माइनस क्या इंडिकेट करता है, मैंने कहा कि अगर इस बॉडी पर +Q चार्ज है तो इसका फार्मूला जो बनेगा वो कैसे बनेगा, कि Q इक्वल टू +N इंटू E बनेगा। अगर दूसरी बॉडी मान लो कोई है और उस बॉडी पर -Q चार्ज दिया गया है तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, Q इक्वल टू -N इंटू E। तो अगर बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो -N इंटू लेंगे, अगर बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो +N इंटू E लेंगे। ये तो फार्मूला लेने का तरीका है। हम लोग सीधे आते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक बॉडी लेंगे, मान लो हमने एक बॉडी लिया, ये हमने एक बॉडी लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमने एक बॉडी लिया, ठीक है ना। अब इस बॉडी पर कितना चार्ज है, मान लो +1 कूलम चार्ज है, कितना है, +1 कूलम चार्ज है। तो अगर इस पर +1 कूलम चार्ज बेटा है तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया होगा।
आई थिंक मेरी बात आप, इस बॉडी से क्या इलेक्ट्रॉन को निकाला गया होगा, तो तभी तो +1 कूलम चार्ज आया। तो आपने कहा कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला गया होगा। मान लो कि n इलेक्ट्रॉन्स आपने बाहर निकाले। अब कितना इलेक्ट्रॉन्स आपने बाहर निकाला आपको पता नहीं है, कितना मान लिया आपने कि n इलेक्ट्रॉन्स क्या आपने बाहर जब निकाला तो कितना चार्ज आया बताओ जी, +1 कूलम चार्ज आया। तो क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, कितना चार्ज, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि बॉडी पर क्या है 1 कूलम चार्ज आ जाए। तो वही कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे उन्हीं को हमें कैलकुलेट करना है। तो आप कहोगे सर कि हम यहाँ पर जानते हैं कि +1 कूलम चार्ज है बॉडी पर, तो सीधे हम क्या लिखेंगे, Q = लिखेंगे N × E। ठीक है बेटा जी। अब बताइए आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, आपको बॉडी पर चार्ज दिया गया है, मतलब Q की वैल्यू क्या है दी गई है, तो Q = क्या लिखोगे आप लोग, ये +1 कूलम चार्ज ये दिया गया है। ठीक है बेटा जी। अच्छा, क्या आपको n दिया गया है, नहीं, n तो निकालना आपको है, क्योंकि वही कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले वही तो आपको निकालना है, वही तो आपको n बताएगा। n क्या बताता है, n जो आपका इंटीजर है ये बताता है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले गए या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए। ठीक है ना, ये n बताता है। तो आपने कहा कि भाई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे उनके बारे में यहाँ पर हमें पता नहीं है, वही हमको निकालना है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम चार्ज, Q = क्या है +1 कूलम चार्ज है, n आपका है वही आपको निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए, और जो आपका E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बेटा जी। तो ये तो आपके पास जो डाटा आपको दिया गया है वो है। ठीक है बेटा जी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कैसे देखिए, आप कहोगे सर सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपने कहा कि सर यहाँ पर 1 कूलम रखा हमने Q के प्लेस पर, और n तो हमें निकालना है, और E क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, n क्या हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो n = आपका आ जाएगा 6.25 × 10⁻, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा जी ये। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आया कि किसी बॉडी पर अगर +1 कूलम चार्ज है तो उस बॉडी से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे। मतलब अगर इस बॉडी पर मान लो +1 कूलम चार्ज है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला होगा वो कितना होगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले गए होंगे, तभी इस पर +1 कूलम चार्ज आया बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। और अगर मान लो दूसरी बॉडी यहाँ पर है और इस बॉडी पर -1 कूलम चार्ज अगर आया होगा, तो अगर -1 कूलम चार्ज है तो 100% श्योर है कि बॉडी को इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया गया होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन बॉडी को सप्लाई किया गया होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन बॉडी को सप्लाई किया, कितना 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए गए होंगे, तभी इस पर -1 कूलम चार्ज आ जाएगा। बस जब प्लस आएगा तो उसके बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला गया होगा, और जब माइनस आया होगा तो बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई करने पर -1 कूलम चार्ज आएगा, और इतना ही चार्ज, अगर इतना ही इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो +1 कूलम चार्ज आएगा। तो किसी बॉडी पर +1 कूलम या -1 कूलम चार्ज आने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना होगा, कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। इसका सीधा सीधा आंसर था कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट होंगे वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। सप्लाई करोगे तो बॉडी पर -1 कूलम चार्ज आएगा अगर इतना इलेक्ट्रॉन आपने सप्लाई किया तो, और इतना इलेक्ट्रॉन बॉडी से अगर आप निकालोगे तो +1 कूलम चार्ज आएगा। आई थिंक इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया। अब कोई डाउट होगा तो प्लीज़ बेटा हमसे डिस्कस करना। हम आते हैं सीधे एग्जाम्पल नंबर 5 पर। इफ़ अ चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर अ न्यूट्रल कंडक्टर, विल इट अट्रैक्ट द कंडक्टर और रिपेल इट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक चार्ज बॉडी है, ये हमारे पास क्या है, एक चार्ज बॉडी है ना। अब ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पता नहीं है, हम एक एक दोनों को लेके डील कर लेंगे। मान लो ये बॉडी, पहली केस में आपने बॉडी को कैसा लिया,
पॉजिटिव चार्ज, ये आपने जो लिया बॉडी को, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आपने अपने मन से लिया, ठीक है ना। तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। और मान लो एक आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक है, ये आपके पास मान लो कोई कंडक्टर है, और आपको पता है कि इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस कंडक्टर के नज़दीक आएगी तो क्या होगा कि इसके जो फ्री क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे सरफेस पर बॉडी में दौड़ते हुए, वो सारे के सारे, आपको पता है इंडक्शन होगा, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्यूमुलेटेड एट द लेफ्ट सरफेस ऑफ द सेकेंड बॉडी। ये आपकी जो सेकेंड बॉडी है, इसके सरफेस पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर एक्यूमुलेट होंगे, रिसाइड्स हो जाएंगे, और इस बॉडी के जस्ट अपोजिट क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है बेटा। ये आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये आपका, आपने कहा कि इधर राइट में आ गया पॉजिटिव चार्ज, लेफ्ट में आ गया नेगेटिव चार्ज। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है बेटा जी। तो ये इतना तक तो आप समझते हो कि इंडक्शन होगा अगर किसी मेटल के सामने हमने क्या है, चार्ज बॉडी को हम ले गए, अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर चार्ज बॉडी है तो जो न्यूट्रल बॉडी पहले थी सेकेंड वाली बॉडी, उसमें इंडक्शन होगा। ये तो न्यूट्रल थी बेटा जी, और ये अभी भी न्यूट्रल है, ये अभी भी क्या है, ये अभी भी न्यूट्रल ही है, क्योंकि चार्ज सिर्फ इंड्यूस हुआ है, ठीक है ना। एक तरफ गया है नेगेटिव, एक तरफ आया है पॉजिटिव। नेट चार्ज क्या उसका है, इस पर जो नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज इस पर जीरो है। नेट चार्ज जो बॉडी का है वो क्या है बेटा जी, जीरो है, क्योंकि बॉडी को न तो आपने कहीं से चार्ज दिया है, नहीं तो न तो बॉडी से आपने चार्ज निकाला है। हाँ, जब इस चार्ज बॉडी को आप इसके पास लेकर गए तो यहाँ पर इंडक्शन हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, लेफ्ट साइड में, और जो इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट साइड में आते हैं तो अपने राइट साइड के एंड में क्या छोड़ देते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ये इंडक्शन का प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो क्या होगा, तो अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसी बॉडी में है, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज इसी बॉडी में है, ये तो बाहर तो है नहीं। हाँ, इस बॉडी में ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ है, ये पॉजिटिव चार्ज एक तरफ है, ठीक है ना। अब जो सेकेंड बॉडी है वो तो पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करेगी, जो सेकेंड बॉडी है, और देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं इस एंड पर आपको दिखाई पड़े, यहाँ पर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो इस एंड पे दिखाई पड़ रहे हैं ऐसे, इनका जो नेचर है नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है, ये इन नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये अट्रैक्ट करेगी, ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और यही जो आपकी बॉडी है, ये जो बॉडी है, क्योंकि ये बॉडी जो है, अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान देना बेटा जी, ये यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसी बॉडी में है, तो इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा। चार्ज बड़े ही दूर हैं, क्या से रिपल्सन होगा ही होगा। तो आप कहोगे अगर हम देखा जाए तो ये जो दूसरा एंड है ऐसे, तो इनमें क्या होगा, इनमें होगा रिपल्सन होगा, ठीक है बेटा जी, इनमें रिपल्सन होगा। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा सही से, जिससे कि आप लोगों को 1 मिनट समझ में आए, फिर से एक बार डायग्राम बनाऊंगा। तो मैंने आपसे बोला कि देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन आपके हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इनमें अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि ये इस तरीके से अट्रैक्शन होगा, ये मतलब ये बेटा जी ऐसे, ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो करेंगे ही करेंगे अट्रैक्शन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी का जो दूसरा एंड है, जो उस पर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, क्या उसको रिपल करेगा, आपको सर यस रिपल करेगा। तो अगर देखा जाए तो ये जो बॉडी आपकी है और ये दूसरे एंड पर जो चार्ज है, इन दोनों में रिपल्सन होगा। क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये रिपल्सन होगा, ठीक है ना, और इधर अट्रैक्शन होगा। तो आप जानते हो अब ये जो बॉडी आपकी है, जो ये आपकी ये बी बॉडी है, इस बी बॉडी पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो अट्रैक्शन काम कर रहा है और एक रिपल्सन काम कर रहा है, ठीक है बेटा जी, एक रिपल्सन काम कर रहा है। तो हम ऐसे इसको बना देते हैं, ये इस तरीके से ऐसे, आपको थोड़ा समझ में आएगा, ये ऐसे,
ऐसे। मतलब अब ये दोनों, ये देखो यहाँ पर ये बॉडी और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज और ये दूसरे एंड का जो है नेगेटिव चार्ज ये वाला, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो अब इस पर जो है, इस वाली बॉडी पर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों लग रहा है। तो अब बताओ बेटा जी, ये जो बॉडी है पहली वाली बॉडी से अट्रैक्ट होगी कि रिपल होगी? अल्टीमेटली होने क्या वाला है, क्योंकि अट्रैक्शन भी है रिपल्सन भी है। क्योंकि बेटा जी इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव चार्ज के क्लोजेस्ट हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कि अट्रैक्शन आपका डोमिनेंट होगा, ज़्यादा होगा, और रिपल्सन के केस में ये पॉजिटिव चार्ज दूर दूर है, तो रिपल्सन तो होगा लेकिन कम होगा। तो इस बॉडी पर जो अट्रैक्शन हो रहा है, इस वाली बॉडी से जो अट्रैक्शन इस बॉडी पर हो रहा है और रिपल्सन हो रहा है, तो अट्रैक्शन बड़ा है और रिपल्सन छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी जो है अल्टीमेटली अट्रैक्ट ही होगी। तो आप कहोगे सर यहाँ पर देखा जाए कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बड़ा है किससे? रिपल्सिव फोर्स से, है ना बेटा जी। जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स से क्या है? बड़ा है। इसका ये मतलब हुआ कि बॉडी क्या होगी, जो है पॉजिटिव चार्ज जो है सेकेंड बॉडी को अट्रैक्ट ही करेगी, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? जो आपका आंसर आएगा वो आएगा अट्रैक्शन। क्या आएगा बेटा जी? वो आ जाएगा अट्रैक्शन के केस में, ठीक है बेटा जी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जो है समझते हैं। तो आपने कहा कि ठीक है बेटा, तो आपने कहा कि यहाँ पर बॉडी क्या होगी, यहाँ पर अब अट्रैक्टिव नेचर होगी, मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। तो आपका जब आपने इसको पॉजिटिव चार्ज लिया तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी ने न्यूट्रल मेटल बॉडी को अट्रैक्ट किया। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो कैसा आएगा बेटा जी? वो होगा अट्रैक्शन। अच्छा, अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्सन भी हो रहा है। अट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज नज़दीक है पॉजिटिव चार्ज के, और जो बॉडी पर जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है वो दूर है, इसलिए रिपल्सन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जो उसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है बेटा जी। अब हम क्या करेंगे, किसी बच्चे ने बोला कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपने जो लिया है वहाँ पर नेगेटिव लेके दिखाओ। नेगेटिव लोगे तब भी आपका अट्रैक्शन ही होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लेना कैसे होगा बेटा जी। देखो ध्यान से इसको, अगर मैंने यहाँ पर आपको देखो बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपने क्या किया, मान लो यहाँ पर आपने जो चार्ज बॉडी ली, वो चार्ज बॉडी आपकी मान लो नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो इस पर मान लो माइनस चार्ज होगा, है ना, इस पर माइनस चार्ज होगा बेटा जी। अच्छा, अब आपने जो कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर आपने लिया मान लो, ठीक है ना, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बेटा क्या होगा? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिसाइड्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये जो पहली वाली बॉडी है वो फ्री इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ दिखाई पड़ेंगे आपको बेटा जी? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपको राइट वाले सरफेस पे दिखाई पड़े, क्योंकि मेंटेन करेंगे ना, जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम मेंटेन, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। ये बॉडी आपकी नेगेटिव चार्ज है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको रिपेल कर देगा, तो इस सरफेस पे आके वो रिसाइड जाएंगे। तो यहाँ पर क्या छोड़ देंगे बेटा जी? यहाँ छोड़ देंगे पॉजिटिव चार्ज। क्या छोड़ देंगे बेटा जी? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। और फिर यहाँ पर क्या हो गया? इंडक्शन हो गया। फिर वही कॉन्सेप्ट हो गया आपका। कॉन्सेप्ट क्या होगा कि यहाँ पर जो आपने लिया है, यहाँ पर ये जो आप चार्ज देख रहे हो, ये जो चार्ज आप देख रहे हो, ये पॉजिटिव चार्ज है बॉडी की एक एंड पर, और दूसरे एंड पर क्या है बोलो? नेगेटिव चार्ज है। अब बताइए, ये इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा बेटा जी? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा बेटा जी? ये अट्रैक्शन होगा, ये अट्रैक्शन होगा। और इस वाले नेगेटिव चार्ज बॉडी के जो सेकेंड बॉडी के दूसरे एंड पर जो नेगेटिव चार्ज रिसाइड हुआ, ये नेगेटिव चार्ज और जो ये बॉडी पहले से पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? तो कहोगे सर रिपल्सन होगा। ये ठीक है ना। तो मतलब ये जो आपकी दूसरी बॉडी है, इस दूसरी बॉडी पर दो फोर्स काम कर रहा है। एक तो अट्रैक्शन काम कर रहा है और एक रिपल्सन काम कर रहा है, क्योंकि हमें दूसरी बॉडी को ही देखना है। तो बड़ा कौन होगा बेटा जी? बड़ा आपका अट्रैक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के नज़दीक है ये पॉजिटिव चार्ज, और अट्रैक्टिव फोर्स बड़ा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है।
तो अट्रैक्टिव फोर्स बड़ा होगा और रिपल्सिव फोर्स कम होगा। तो इस केस में भी कहोगे सर कि यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगा वो बड़ा होगा और रिपल्सन क्या होगा तुम्हारा, वो कम होगा। तो जो आप इसमें आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो अट्रैक्शन ही आएगा। तो आपने ये सीखा कि किसी चार्ज बॉडी को अगर किसी मेटल के नज़दीक लेके जाते हैं हम, वो बॉडी जो चार्ज बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, अगर किसी मेटल बॉडी के नज़दीक लेके जाते हैं तो उन दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में आते हैं कि अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए अट्रैक्ट्स अ बॉडी बी, या हमने बॉडी बी लिखा हुआ है, देन चार्ज ऑन बी मे बी। तो बी पर चार्ज क्या हो सकता है? ठीक है बेटा जी। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए अट्रैक्ट्स अ बॉडी बी। अब बी जो एक बॉडी, आपको देखते हैं सोल्यूशन में क्या कंसेप्ट आएगा इसका। अगर मान लीजिए एक कोई बॉडी आपकी है, ये कोई बॉडी है और ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है, ये क्वेश्चन में क्या दिया इसमें, हाँ क्वेश्चन में दिया गया है पॉजिटिवली चार्ज। ये बॉडी पहले से ही इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है ऐसे, और इसका नाम हमने ए दे दिया। ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर कोई दूसरी बॉडी बी है ना, जो कि न्यूट्रल है, सिंपल दिया ना बॉडी बी, अगर कोई दूसरी बॉडी, अभी ये बी बॉडी न्यूट्रल है कि चार्ज है कुछ पता नहीं है, सिर्फ पूछ रहा है कि अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए अट्रैक्ट्स अ बॉडी बी, देन चार्ज ऑन बॉडी बी। तो अगर ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है तो बी पर क्या चार्ज हो सकता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए एक बॉडी चार्ज बॉडी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो बी को अट्रैक्ट अगर कर रहा है तो बी पर क्या क्या चार्ज पॉसिबल है। तो यहाँ पर दिया है पॉजिटिव चार्ज हो सकता है बी पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, बी पर जीरो चार्ज हो सकता है। कांट से हम कह नहीं सकते हैं कि अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, या बॉडी पे कौन से चार्जेस होंगे हम कह नहीं सकते हैं। तो अब देखो बेटा जी क्या होगा, हम लोग एक एक केस डील कर लेते हैं। पहली बात कि अगर आपने बॉडी ए लिया हुआ है ना, उस पर मान लो आपने कितना चार्ज ले लिया, उस पर आपने बॉडी हम यहाँ लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया ए, इस पर आपने कहा कि चार्ज मान लो प्लस क्यू है, आपने प्लस क्यू चार्ज ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। या ऐसे कर सकते हैं इसको, एक मिनट इसका नोटेशन हम ऐसे करते हैं कि इस पर जो चार्ज हमने लिया, इस पर जो चार्ज हमने लिया प्लस Q1 चार्ज लिया, ये क्वेश्चन में कहा ही है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अब जो दूसरी बॉडी हम ले रहे हैं है ना, उस दूसरी बॉडी पर हम नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं। मान लो नेगेटिव चार्ज हमने लिया, मान लो ये -Q2 है ये इस पर चार्ज। अब बताओ ये बॉडी बी है, तो बताओ ए और बी के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। तो आप कहोगे सर कि इनके बीच में तो अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर बॉडी बी पर नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा, कोई बात नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है बेटा जी, ये तो क्लियर हो गया कि किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी के नज़दीक अगर कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आएंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो पहला तो हो गया क्लियर कि अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी ए अट्रैक्ट्स अ बॉडी बी, देन चार्ज ऑन बॉडी बी क्या होगा कि भाई चार्ज ऑन बॉडी बी नेगेटिव होना चाहिए तभी अट्रैक्शन होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब देखते हैं क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि बॉडी बी पर कोई भी चार्ज ना हो, बॉडी बी पर कोई भी चार्ज ना हो और ये बॉडी बी जो है ए से अट्रैक्ट होने लगे। क्या ऐसा भी कोई केस बनेगा, उसको देख लेते हैं। क्योंकि ये पहला आंसर तो क्लियर हो गया कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, एक दूसरी बॉडी को वो अट्रैक्ट कर रही है, तो जो दूसरी बॉडी है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा। ठीक है बेटा जी। तो अब देखते हैं कि कोई और केस डील कर लेते हैं। मान लो आपने कहा कि सर ये देखो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी तो हमने पहले से लिया ही है, ये हमारे पास इस पर मान लो प्लस Q1 चार्ज है। ठीक है ना। अब हमने एक बॉडी लिया, एक मेटल बॉडी लिया जो कि न्यूट्रल है। कैसा है बेटा जी, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल, मान लो न्यूट्रल मेटल है ये। ठीक है ना बेटा। इस पर चार्ज कितना है बेटा जी, इस पर चार्ज आपका 0 है ना, क्योंकि अगर न्यूट्रल बॉडी तो चार्ज आपका 0 होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा बेटा जी, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अभी देखा आपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिसाइड्स एट द लेफ्ट साइड ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल, एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज कहाँ रिसाइड्स होगा बोलो, वो होगा राइट साइड में होगा। अब बताओ ये जो बॉडी पहली वाली बॉडी है बॉडी ए,
वो बॉडी बी को अट्रैक्ट करेगी कि रिपेल करेगी? तो आप कहोगे सर अट्रैक्ट करेगी, अभी पहले ही सीखा हम लोगों ने, अभी इस क्वेश्चन के पहले ही सीखा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव बॉडी है, ये आपका न्यूट्रल है, तब भी इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तब भी क्या इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इंड्यूस चार्जेज है इलेक्ट्रॉन को ये वाली बॉडी अट्रैक्ट करेगी और इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाली बॉडी रिपेल करेगी। लेकिन अट्रैक्शन इनका ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है पहली वाली बॉडी के नज़दीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका अट्रैक्शन ही होगा। इसका मतलब दो केस आ गया। एक केस कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी अगर बी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है तो 100% श्योर है कि बी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर ए बॉडी जो है, अब ये तो कन्फर्म हो गया। अब एक केस और है कि अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो अब दो आंसर आ गया कि जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी करेगी और साथ में न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगी वो। इसका मतलब क्या हुआ, इसके दो आंसर आएंगे। और क्या आएंगे, पहला तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी करेगी, और दूसरा कि ऐसी बॉडी जिस पर चार्ज जीरो है उसको भी अट्रैक्ट कर लेगी। तो आपका ये भी आंसर सही माना जाएगा। तो आप कह सकते हो कि मल्टीपल करेक्ट आंसर आपका जो ये है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया था वो मल्टीपल करेक्ट आंसर है। तो इसमें दो आंसर आपके सही हो जाएंगे। दोनों केस को मैंने अलग अलग डील कर लिया कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, साथ में न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगी, वो अगर मेटल है तो। आई थिंक मेरी बात आप समझ में आई बात। तो न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है और नेगेटिव चार्ज बॉडी को भी क्या है, अट्रैक्ट कर सकती है। तो हम अगले क्वेश्चन चलते हैं बेटा जी। कह रहा है कि चार्ज कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड, इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर मास। तो चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मान लो ये एक आपके पास बॉडी यहाँ पर है, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। इसका मास मान लो m0 है, ठीक है बेटा जी। इसका मास क्या है, m0 है। और इस पर जो चार्ज है, आप चार्ज लो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर ले लो। इस पर जो चार्ज हमने लिया वो लिया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है बेटा जी। अब अगर इसका रेस्ट मास है, ये एम क्या है, रेस्ट मास है, चार्ज भी इस पर दिया गया है, ठीक है बेटा जी। तो अगर ये बॉडी, अगर ये चार्ज बॉडी बहुत ही हाई स्पीड से मूव करती है, मूव विथ हाई स्पीड, ठीक है ना। अगर ये बहुत हाई स्पीड से मूव करती है तो ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है ना, मान लो इस बॉडी की वेलोसिटी सपोज किया मोशन के साथ साथ, ये जो चार्ज पार्टिकल आपको दिया गया है इस पर चार्ज क्या था, इसकी जो वेलोसिटी v आ गई, ठीक है ना। और ये v, और v जो ये ऑर्डर किसके है, ये ऑर्डर c के ऑर्डर के है। मतलब v लगभग स्पीड ऑफ लाइट के लगभग बराबर होने लगी। इतनी हाई स्पीड जब होगी तब देखा गया कि जो इस पर जो चार्ज है वो चार्ज तो फिक्स रहा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज इसका चार्ज ये फिक्स रहा, ठीक है बेटा जी। बट जो इसका मास है वो फिक्स नहीं रहा, वो हो गया m = m0 √1 - v²/c²। ये आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया था ये, ठीक है बेटा जी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई चार्ज पार्टिकल बहुत ही हाई स्पीड से मूव करेगा, इस अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट, बहुत ही हाई स्पीड से मूव करेगा, तो उस चार्ज पार्टिकल पर जो चार्ज होगा वो चेंज नहीं होगा, उसका मास क्या है, चेंज होने लगेगा। इसलिए कहेंगे कि इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर मास, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बॉडी है, बहुत ही स्लो स्पीड पर है, तब तो मास आपका कंजर्व होगा, मास चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप फंडामेंटल पार्टिकल की बात कर दी, आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, छोटे छोटे पार्टिकल की बात की, तो ये छोटे छोटे जो पार्टिकल है ना, ये बहुत ही हाई स्पीड पे मूव करने लगते हैं। और अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल बहुत ही हाई स्पीड पे मूव करेंगे तो इन पर जो चार्ज है वो तो कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन इन पर जो मास है, इसका जो मास है वो चेंज होने लगेगा। इसलिए कहोगे सर कि ये कह सकते हो कि इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। तो आप कहोगे सर कि मास इज़ नॉट ऑलवेज कंजर्व। यहाँ लिख दोगे आंसर में, मास इज़ नॉट ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है ना। ठीक, अगर हम बात करेंगे बड़ी ही स्लो स्पीड पे है
है ना, फॉर स्लो स्पीड ये आपका मास कंजर्व होगा, मास इज कंजर्व्ड, है ना, एंड फॉर वेरी हाई स्पीड और ये अप्रॉक्सीमेटली सी के मतलब लगभग सी के बराबर। तो ये क्या होगा यहाँ पर देखो, ये जो सिंबल हमने बनाया ना, ये सिंबल ऐसे है ना, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर ये सी के बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के ऑर्डर का है, तो क्या होगा यहाँ पर, मास इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है बेटा, ये चीज़ आप, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है जूम क्लास पे, यहाँ भी मैंने बता दिया आपको। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब देखिए क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द चार्जिंग बाई इंडक्शन एंड चार्जिंग बाई कंडक्शन। आपको पता है कि जब अगर एक बॉडी है, मान लो एक मेटल यहाँ पर है, इस मेटल पे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, ये आपका मेटल है, ठीक है ना, ये आपका दूसरा मेटल है, ये आपका न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल है, ठीक है बेटा जी। तो अगर ये आपका न्यूट्रल है तो आप बताओ क्या ए बॉडी से चार्ज निकल कर बी बॉडी पर जा सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं जा सकता है। ठीक है बेटा जी, ये कब जाएंगे, जब इनके बीच में क्या करेंगे, हम एक वायर, एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करेंगे। तो कंडक्शन मेथड के लिए ये तब इसमें से क्या होंगे, तब इसमें से इलेक्ट्रॉन, इसमें चार्ज निकलेंगे, चार्ज निकल के बी में जाएंगे, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो चार्ज का फ्लो स्टार्ट तभी होगा जब हम क्या दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लेके आएंगे। तो कंडक्शन के केस में, ठीक है ना, बोथ बॉडीज आर कंडक्टर। बॉडीज आर कंडक्टर, दोनों बॉडी का कंडक्टर होना क्या है, जरूरी है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इन केस ऑफ कंडक्शन बोथ बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट। आर इन कॉन्टैक्ट, दोनों बॉडी क्या है, कॉन्टैक्ट में उनका होना जरूरी है। ठीक है बेटा जी, तो ये तो कंडीशन हो गई। अब बात करते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं अब, ये तो हो गया कंडक्शन की बात हो गई, ये जो कंडक्शन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंडक्शन की। तो इंडक्शन वाले केस में कांटेक्ट नहीं होगा, नो कांटेक्ट, है ना बेटा जी, नो कांटेक्ट। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने एक बॉडी ले लिया, ये बॉडी अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर दूसरी बॉडी लिया आपने, है ना, जो कि मेटल है, और ये न्यूट्रल है, आपका ये न्यूट्रल मेटल है। ठीक है, तो क्या बॉडी ए और बॉडी बी में कोई कांटेक्ट है? नहीं है ना। तो यहाँ पर चार्जेस इंड्यूस होंगे, यहाँ पर क्या आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे, है ना बेटा जी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएंगे बेटा जी, यहाँ पर आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। यस सर, नो, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब इस पॉजिटिव चार्ज को आप क्या करोगे, अर्थ करके आप जो है अर्थिंग करके अब अर्थ के अंदर ले लेते हो, तो इसमें सिर्फ क्या बचता है, नेगेटिव चार्ज। तो इंडक्शन में, जो इंडक्शन के मेथड से जब बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो दोनों बॉडी के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। और यहाँ पर देखो, ये दोनों के दोनों बॉडी एक कंडक्टिंग वायर से कॉन्टैक्ट में आ गई है, तो नो कॉन्टैक्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया पहला। और दूसरा क्या लिखोगे इसको, कि वन बॉडी शुड बी इंसुलेट, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही आप कहोगे सर कि नो कांटेक्ट, क्योंकि वन बॉडी शुड बी इंसुलेट आपका फ्रिक्शन वाले केस में होगा, इंडक्शन में तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आपने कहा कि इस तरीके से जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट दोनों में डिफरेंस था क्या, कि इनमें, इसमें क्या होगा, इसमें दोनों बॉडी कांटेक्ट में होंगी और इसमें दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं होंगी, ये मेन डिफरेंस है। ठीक है बेटा जी। इसके बाद जो है आपका जो 9th है, इन केस इफ अ ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क इट एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है जब उसको सिल्क के साथ रब करते हैं।
ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है ना। ये क्योंकि ट्रांसफ़र क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होगा। एक बॉडी अगर यहाँ पर है ये और दूसरी बॉडी यहाँ पर है ये, सॉरी इसको तो मैं यहाँ पर मान लो कि आपने कहा कि मान लो कि एक बॉडी आपकी यहाँ पर है ना, और दूसरी बॉडी मान लो आपकी यहाँ पर है। इन दोनों को हमने रब किया, मान लो ऐसे ऐसे हम दोनों को रब करते हैं, तो ट्रांसफ़र किसका होगा, प्रोटॉन का कि इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होगा। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, तो प्रोटॉन की तो बात ही नहीं, क्योंकि प्रोटॉन तो इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, वो कभी ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होगा। तो जब आपने क्या किया, ग्लास रॉड को आपने क्या किया, सिल्क के साथ रब किया, तो ग्लास रॉड पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ग्लास रॉड ने क्या किया होगा, प्रोटॉन आर एडेड टू इट। क्या सिल्क में प्रोटॉन ऐड हुआ, सॉरी क्या ग्लास रॉड में प्रोटॉन ऐड हुआ? क्या प्रोटॉन आर रिमूव फ्रॉम इट? क्या इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू इट? क्या इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट? यस, इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, क्योंकि ग्लास रॉड ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया होगा, तब जा कर के जो है ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। और यहाँ पर भी है, अ बॉडी कैन निगेटिवली चार्ज बाई गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, removing some electron from it, removing some neutron from it and giving some proton to it। एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब उसको एक्सेस इलेक्ट्रॉन हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये जो है हमने आपको 10 क्वेश्चन कराए, बड़े ही इंपॉर्टेंट थे बेटा जी। अगर कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर डिस्कस करना, ठीक है बेटा जी। ओके, थैंक यू।